बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू लेक्चर नंबर 31 ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स। आज हम कवर करेंगे मेमोरी के पार्ट 2 को। तो पहले मैं आपको ये लेक्चर जो है फिगर्स से बता देता हूँ। तो हमारे पास एक तो ओवरलेस का कॉन्सेप्ट होता है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक स्पेसिफिक साइज़ अवेलेबल है, यानी हमारे पास 2 प्रोसेसेस हैं, एक 70K का है और एक 80K का है। इन दोनों का जो साइज़ बनता है वो 150K है, लेकिन जो हमारे पास मेमोरी में जगह अवेलेबल है वो 100K अवेलेबल है। तो हम क्या करते हैं कि हम पहले पास 1 जो होगा उसको एग्जीक्यूट कर देंगे, यानी 70K को एग्जीक्यूट करेंगे पहले, जो कि 100K से कम होगा। और जब 70K वाला हमारा काम कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे पास जो पास 2 है दैट इज़ ऑफ 80K, हम फिर उसको एग्जीक्यूट कर देंगे। और 70K वाला जो जगह थी उसको ये ओवरले कर लेगा, ओवरलैप कर देगा, उसके ऊपर आ जाएगा। तो बेसिकली दिस इज कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरले, कि हमारे पास कम मेमोरी होती है लेकिन हम ज़्यादा साइज़ के प्रोसेस उसमें एग्जीक्यूट कर लेते हैं। पहला जो प्रोसेस एग्जीक्यूट या पहला जो पास एग्जीक्यूट हुआ होता है, दूसरा पास उसको ओवरले कर लेता है। इसके लिए ज़रूरत होती है ओवरले ड्राइवर की, और जो प्रोग्रामर होता है, जो प्रोग्राम लिख रहा होता है, उसको ये तमाम चीज़ें मैनेज करनी होती हैं। तो इस कॉन्सेप्ट को हम यहाँ से देख लेते हैं कि सबसे पहले हमारे पास क्या होता है कि जब प्रोसेसेस होते हैं दैट आर लार्जर दैन द अमाउंट ऑफ मेमोरी एलोकेटेड, हम ओवरलेस का कॉन्सेप्ट यूज़ करते हैं। ओवरलेस का कॉन्सेप्ट ये है कि मेमोरी में सिर्फ उन प्रोसेसेस को, सिर्फ इंस्ट्रक्शंस को रखा जाता है जो अभी इस टाइम पर एग्जीक्यूट करना जिनको ज़रूरी है। जब दूसरी इंस्ट्रक्शंस की ज़रूरत होगी तो वो लोड कर दी जाएंगी, और जो प्रीवियसली इंस्ट्रक्शंस ने स्पेस ऑक्यूपाई की गई थी वो नई इंस्ट्रक्शन को दे दी जाएंगी, न्यू इंस्ट्रक्शंस को दे दी जाएंगी। तो ओवरले का कॉन्सेप्ट इन्होंने 2 पास कंपाइलर से बताया है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक 2 पास कंपाइलर है, मेन मेमोरी 150K अवेलेबल है, और कोड साइज़ जो है हमारे पास वो 200K का है। तो हम पहले पास 1 को एग्जीक्यूट कर देंगे जो 70K का अवेलेबल है, और उसके बाद 80K वाले पास को एग्जीक्यूट कर देंगे जो उसको ओवरले कर देगा। लेकिन जो ओवरले होता है उसके साथ कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ये क्या क्या प्रॉब्लम्स आती हैं? एक तो ये कि जो तमाम प्रॉब्लम्स होते हैं, तमाम प्रोग्राम्स होते हैं, तमाम कोड होते हैं, उनको पार्टीशन नहीं किया जा सकता, किसी किसी को पार्टीशन किया जा सकता है। दूसरा ये है कि प्रोग्रामर रिस्पॉन्सिबल होता है ओवरले ड्राइवर लिखने के लिए। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा था फिगर में कि हमारे पास यहाँ पर ओवरले ड्राइवर होता है, तो प्रोग्रामर इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो हर प्रोग्रामर को लिखना भी नहीं आता, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। नेक्स्ट हमारे पास स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट आता है। स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट क्या होता है कि हमारे पास कोई प्रोसेस है, उसको अब इनपुट आउटपुट की जरूरत पड़ गई है, वो ऐसा प्रोसेस है जो सीपीयू को इस्तेमाल नहीं कर रहा, तो हम उसको स्वैप आउट कर देते हैं। ये हमने पहले भी कॉन्सेप्ट देखा था। तो स्वैप आउट करके हम उसको एक बैकिंग स्टोर में ले जाते हैं। तो जब भी प्रोसेस मेमोरी में एग्जीक्यूट होने के लिए जब प्रोसेस को ज़रूरत होती है तो उसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है, और मेमोरी में रख के ही उसको एग्जीक्यूट करते हैं। लेकिन जब किसी प्रोसेस को स्वैप कर लिया जाता है टेम्परेली आउट ऑफ मेमोरी टू द बैकिंग स्टोर, फिर उसको वापस ले लिया जाता है फॉर कंटिन्यूड एग्जीक्यूशन। यानी जब उसने पॉज होना है तो उसको बैकिंग स्टोर में लेके चले जाते हैं, जब उसने वापस एग्जीक्यूट होना होता है वापस मेमोरी में ले आते हैं। तो बैकिंग स्टोर क्या होता है? बेसिकली एक फास्ट डिस्क होती है जो कि बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, इतनी बड़ी होती है कि वो तमाम जो मेमोरी इमेजेस हैं, जो प्रोसेसेस के तमाम कॉन्टेक्स्ट हैं, उनको स्टोर कर सकती है, और ये डायरेक्ट एक्सेस प्रोवाइड करती है इन मेमोरी इमेजेस को। और सिस्टम होता है एक रेडी क्यू मेंटेन करता है, यानी जहाँ पर अब फॉर एग्जांपल बैकिंग स्टोर में आपने काफ़ी प्रोसेसेस भेज दिए तो उनकी क्यू बन जाती है, एक लिस्ट बन जाती है। उसके अंदर वो तमाम प्रोसेसेस होते हैं जिनकी मेमोरी इमेजेस जो हैं बैकिंग स्टोर पर अवेलेबल होती हैं, और वो रेडी टू रन होते हैं। अब फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक मल्टी प्रोग्रामिंग एनवायरनमेंट है, जो राउंड रॉबिन फॉर एग्जाम्पल सीपीयू शेड्यूलिंग एल्गोरिथम चल रहा है। राउंड रॉबिन में क्या होता है? हमारे पास एक क्वांटम टाइम होता है, फॉर एग्जाम्पल 5 सेकंड। तो हर प्रोसेस को 5 सेकंड के लिहाज से एग्जीक्यूट करते रहते हैं। तो जब भी क्वांटम एक्सपायर होता है, मेमोरी मैनेजर जो होता है ये स्वैप कर देता है प्रोसेस को आउट इनटू द बैकिंग स्टोर, और इसके बाद स्वैपिंग कर देता है दूसरे प्रोसेस को इनटू द मेमोरी स्पेस। यानी क्वांटम टाइम के लिहाज से ये स्वैपिंग करता रहता है, या प्रोसेस के फिनिश होने के लिहाज से भी करता रहता है। अब इस स्वैपिंग पॉलिसी का एक वेरिएंट ये है कि हम प्रायोरिटी बेस्ड शेड्यूलिंग एल्गोरिथम को भी यूज़ कर सकते हैं, जहाँ पे जिसकी प्रायोरिटी ज़्यादा है हम उस प्रोसेस को मेमोरी में ले आते हैं, जिसकी प्रायोरिटी कम है हम उसको स्वैप आउट करके बैकिंग स्टोर में ले जाते हैं। अब हाई प्रायोरिटी प्रोसेस अगर आता है और उसको सर्विस चाहिए तो मेमोरी मैनेजर क्या करता है? स्वैप आउट कर देता है लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस को बैकिंग स्टोर के अंदर, और हायर प्रायोरिटी प्रोसेस को लोड और एग्जीक्यूट कर देता है। जब हाई प्रायोरिटी प्रोसेस फिनिश होता है तो लोअर प्रायोरिटी प्रोसेस को वापस स्वैप बैक कर दिया जाता है। तो इस टेक्निक को कहते हैं रोल आउट रोल इन, यानी पहले उस प्रोसेस को हमने रोल आउट कर दिया जो लो प्रायोरिटी का, फिर उसको रोल इन कर दिया। तो ये एमसीक्यू के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो मेजर पार्ट जो होता है स्वैप टाइम का, ये ट्रांसफर टाइम में लग रहा होता है, क्योंकि प्रोसेस तो काफ़ी फास्ट होते हैं, उनकी कंप्यूटेशन काफ़ी फास्ट होती है। तो जब हम ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं, बसेस जो होती हैं वो इतनी ज़्यादा एफिशिएंट बैंडविड्थ उनकी नहीं होती, तो ट्रांसफ़र में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा होता है। तो टोटल ट्रांसफ़र टाइम जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है अमाउंट ऑफ द मेमोरी स्वैप्ड, यानी जितनी अमाउंट आप मेमोरी की ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जितना डाटा ट्रांसफ़र कर रहे हैं, उसके ऊपर ट्रांसफ़र टाइम डिपेंड कर रहा होता है। जो स्वैपिंग होती है वो कंस्ट्रेंट हो जाती है जैसे क्वांटम के लिहाज से हो जाएगी फॉर राउंड रॉबिन में, और पेंडिंग इनपुट आउटपुट के लिहाज से हो जाएगी फॉर द स्वैप्ड आउट प्रोसेस। तो ये फैक्टर्स हैं जो इसको
कंस्ट्रेंट कर रहे होते हैं। ये इंपॉर्टेंट है फॉर द शॉर्ट क्वेश्चन। अब फॉर एग्जांपल एक इनपुट आउटपुट ऑपरेशन हो रहा था, इसको हम फिगर से समझते हैं। अगर यहाँ पे गिवन है यस, अगर हमारे पास यहाँ पर यूजर स्पेस है, यूजर स्पेस में एक प्रोसेस है P1, ये चल रहा था और इनपुट आउटपुट की इसको जरूरत पड़ गई, तो हमने सोचा इसको स्वैप आउट कर देते हैं बैकिंग स्टोर में। तो ये प्रोसेस को हम स्वैप आउट कर देंगे, ये हमारा बैकिंग स्टोर है, यहाँ पर ये आ जाएगा। अब बैकिंग स्टोर की रेडी क्यू में एक और प्रोसेस पड़ा था P2 को वापस हम ले आएंगे अपनी मेमोरी में और यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। लेकिन जो इनपुट आउटपुट का ऑपरेशन था उसको पता नहीं चलेगा कि P1 बैकिंग स्टोर में चला गया, तो वो क्या करेगा, इस जगह पर अब जो भी एसेसिस इनपुट आउटपुट कर रहा होगा तो वो P2 के लिहाज से कर रहा होगा, क्योंकि अभी P2 प्रोसेस यहाँ पर अवेलेबल होगा। ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि यूजर स्पेस के बजाय जो हमारे पास प्रोसेसेस होते हैं उनके जो इनपुट आउटपुट होती है उसको एग्जीक्यूट करते हैं हम कर्नल स्पेस में। तो यहाँ पर हमारे पास यही कॉन्सेप्ट गिवन है कि इनपुट आउटपुट ऑपरेशन अगर हमने क्यों कर दिया, क्योंकि डिवाइस बिजी थी और हमने स्वैप आउट कर दिया P1 को और P2 को स्वैप इन कर दिया, तो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन जो होता है ये मेमोरी को असेस करता है जो कि अब P2 को बिलोंग कर रही है। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन ये होता है कि हम या तो उन प्रोसेसेस को स्वैप आउट ही नहीं करते जिनको अभी इनपुट आउटपुट की जरूरत है, या इनपुट आउटपुट को हम सिर्फ कर्नल स्पेस में एग्जीक्यूट करते हैं। यही कॉन्सेप्ट यहाँ पर गिवन है। अब यहाँ पर एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक प्रोसेस साइज है 1 MB और उसका ट्रांसफर रेट है 5 MB पर सेकेंड और उसकी लेटेंसी है 8 मिली सेकेंड्स। तो कितना स्वैप आउट और स्वैप इन में टाइम लगेगा? तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो स्वैप आउट का टाइम बनता है वो बनता है 1/5, क्योंकि 1 MB प्रोसेस का साइज है और 5 MB एक सेकंड में हो जाता है। तो 1/5 सेकंड्स के अंदर हमारा ये प्रोसेस ट्रांसफर हो जाएगा, जो कि बनते हैं 200 मिली सेकेंड्स और 8 मिली सेकेंड्स लेटेंसी टाइम है। तो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे तो टोटल टाइम लगेगा 208 मिली सेकेंड्स टाइम लगेगा प्रोसेस को स्वैप आउट करने में। लेकिन जब हम उसको वापस स्वैप इन करेंगे तो इतना ही टाइम और लगेगा। तो 208 मल्टीप्लाई बाय 2 हमारे पास हो जाएगा 416 मिली सेकेंड्स टोटल टाइम फॉर स्वैप आउट एंड स्वैप इन या रोल आउट और रोल इन। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है अबाउट कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन। कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन के कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि हम क्या करते हैं कि कोई भी प्रोसेस होता है, प्रोसेस को हम एक बेस एड्रेस देते हैं। बेस एड्रेस जो होता है वो बताता है कि कहाँ से प्रोसेस शुरू होगा। उसके बाद हम उसको एक लिमिट प्रोवाइड कर देते हैं कि इस प्रोसेस की लिमिट एड्रेस स्पेस की क्या है। तो जब भी कोई प्रोसेस आता है, जो सीपीयू होता है उसका लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, तो हम चेक करते हैं क्या लॉजिकल एड्रेस हमारी टोटल जो मेमोरी एलोकेशन है उससे कम है। अगर तो उससे कम है तो ठीक है, अगर उससे कम नहीं है तो हम एक ट्रैप जनरेट कर देते हैं या एड्रेसिंग एरर जनरेट कर देते हैं जो टोटल जो मेमोरी है आप तो उससे ही ज़्यादा अपनी फरमाइश लेकर आ गए हो। लेकिन अगर उसकी लिमिट के अंदर है तो हम लिमिट रजिस्टर की वैल्यू ऐड कर देते हैं रीलोकेशन रजिस्टर यानी बेस रजिस्टर के अंदर, हमारे पास फिजिकल एड्रेस जनरेट हो जाता है। ये हमने लास्ट चैप्टर में भी कॉन्सेप्ट देखा था। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि मेन मेमोरी जो होती है अकोमोडेट करती है ऑपरेटिंग सिस्टम को भी और यूजर स्पेसिस को भी। जैसे हमने इस फिगर में देखा कि हमारे पास यहाँ पर ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं और यहाँ पर यूजर स्पेस है। अब कहीं पर क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम को लोअर मेमोरी में ले आया जाता है, कहीं पर यूजर स्पेस को लोअर मेमोरी में रखा जाता है। तो इट डिपेंड्स अपॉन द इंटरप्ट वेक्टर टेबल। जो भी हमारे पास आर्किटेक्चर है प्रोसेसर का, इंटेल का आर्किटेक्चर है, मोटरोला का आर्किटेक्चर है, उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसका जो इंटरप्ट वेक्टर टेबल है वो बताता है कि एड्रेस कहाँ पर है हमारे पास वेक्टर्स का। तो उन वेक्टर टेबल्स के अंदर तमाम सिस्टम की रूटीन्स होती हैं, तो उस लिहाज से हम ऑपरेटिंग सिस्टम को लोकेट कर लेते हैं। तो हमारे पास क्या होता है कि मेमोरी एलोकेशन को हमने एफिशिएंटली परफॉर्म करना होता है, क्योंकि मेमोरी डिवाइडेड होती है डिफरेंट चीज़ों में। तो यूजली 2 पार्टीशंस में डिवाइड होती है, एक होती है रेजिडेंट ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए और एक होती है यूजर प्रोसेसेस के लिए। अब ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है इसको हाई मेमोरी में भी रखा जा सकता है या लो मेमोरी में भी रखा जा सकता है। तो इंटरप्ट वेक्टर टेबल जो होता है ये इफेक्ट कर रहा होता है इस डिसीजन को। अब इंटरप्ट वेक्टर टेबल जो होता है ये ज़्यादातर लो मेमोरी में होता है, तो प्रोग्रामर्स जो होते हैं ये ऑपरेटिंग सिस्टम को भी लो मेमोरी में ही रख लेते हैं। तो अब हमारी ख्वाहिश होती है कि हम एक ही टाइम पे काफ़ी ज़्यादा यूज़र प्रोसेसेस को मेमोरी के अंदर एग्जीक्यूट कर लें, एक को एक टाइम पे ना करें, काफ़ी ज़्यादा प्रोसेसेस को करें एट द सेम टाइम। तो कंटिन्यूअस मेमोरी एलोकेशन यानी एक साथ, कंटिन्यूअस का मतलब है एक साथ पड़े होते हैं। ईच प्रोसेस इज कंटेन इन अ सिंगल कंटिन्यूअस सेक्शन ऑफ मेमोरी। यानी मेमोरी हमारे पास फॉर एग्जाम्पल ये कंप्लीट है तो हम क्या करते हैं इसके सेक्शंस बना देते हैं जो कि एक साथ पड़े होते हैं। तो एक सेक्शन के अंदर हमारा एक प्रोसेस आ जाता है। तो बेस होता है हमारा, वो बताता है कि ये कहाँ से स्टार्ट हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये बेस इसकी यहाँ से होगी, इसकी बेस यहाँ से होगी। तो बेस बता रही होती है कहां से स्टार्ट हो रहा है और लिमिट रजिस्टर बता रहा होता है कि कितना उसका साइज है सेक्शन का। तो बेस एंड द लिमिट रजिस्टर्स आर यूज्ड टू पॉइंट टू द स्मॉलेस्ट मेमोरी एड्रेस ऑफ अ प्रोसेस। जो भी उसका स्मॉलेस्ट मेमोरी एड्रेस होगा उसको बेस बता रही होगी और जो इसका साइज होगा उसको लिमिट रजिस्टर बता रहा होगा। तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जो प्रोसेस का साइज होता है वो लिमिट रजिस्टर बता रहा होता है और उसका स्मॉलेस्ट मेमोरी एड्रेस जो होता है ये बेस या रिलोकेशन रजिस्टर बता रहा होता है। तो ये फिगर से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है दैट इज अबाउट मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स्ड टास्क। तो हमारे पास अगर हम
अच्छा, इसको अब यहाँ से देखते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये मेमोरी है, तो मेमोरी को हमने डिफरेंट पोर्शंस में डिवाइड कर दिया, ठीक है, फिक्स्ड इसके सेगमेंट्स बना दिए हैं। तो हमारे पास क्या होगा, डिफरेंट एक लिस्ट बन जाएगी जिसके अंदर प्रोसेसेस पड़े होंगे, ठीक है, जो कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस के ऊपर हम मेमोरी उनको एलोकेट कर रहे होंगे। तो एक प्रोसेस यहाँ पर आया और इस मेमोरी में हमने उसको एलोकेट कर दिया, दूसरा आया दूसरे को यहाँ पर एलोकेट कर दिया, तीसरा आया तीसरे को यहाँ पर एलोकेट कर दिया, और जब उस प्रोसेस ने अपना काम कंप्लीट कर लिया तो हमने ये बता दिया इसको कि ये मेमोरी फ्री हो चुकी है और उस प्रोसेस को हमने टर्मिनेट कर दिया। अब यहाँ पे मसला क्या आता है, फॉर एग्जांपल मैंने मेमोरी का जो साइज़ के ब्लॉक्स हैं सेम साइज़ के अगर बनाए हुए हैं, तो फॉर एग्जांपल वो मेरे पास 10 इंचज़ का साइज़ है, फॉर एग्जांपल 10 इंच का साइज़ हम होता नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल 10 इंच का साइज़ है और जो प्रोसेस है वो 5 इंच का है। तो जब प्रोसेस 5 इंच वाला इसमें आएगा तो वो हाफ जगह को ऑक्यूपाई करेगा और बाकी जो हाफ जगह होगी वो ज़ाया हो रही होगी, क्योंकि अब यहाँ पर बाकी हाफ जगह में हम दूसरा प्रोसेस नहीं ले आ सकते कि ये जो हमारे पास सेगमेंट है ये सिर्फ इसी प्रोसेस का है। तो ये हमारे पास फ्रेगमेंटेशन का कॉन्सेप्ट होता है कि हमारे पास जो सेगमेंट्स हैं उनके दरमियान में जगह ज़ाया हो रही होती है। दिस इज बेसिकली फ्रेगमेंटेशन। तो अब क्या होता है, जब भी कोई प्रोसेस आता है उसको एक की बता दी जाती है, की से मुराद के उसको सेगमेंट बता दिया जाता है, एलोकेट कर दिया जाता है कि उसकी ये एड्रेस स्पेस होगी, यहाँ पर वो सिर्फ असेस कर सकता है, इसके अलावा असेस नहीं कर सकता। तो इसको स्टोरेज कीज़ बोलते हैं। अच्छा, अब स्टोरेज कीज़ का मसला ये होता है कि जब लोड कर रहे होते हैं प्रोसेस को, तो लोड करते हुए बता दिया जाता है कि प्रोसेस ने यहाँ पर जाना है और ये इसका एड्रेस स्पेस है। तो अगर प्रोसेस ने रन टाइम में अपने आप को चेंज करना है, किसी और जगह पर जाना है, तो वो कोई और जगह पर जा ही नहीं पाएगा, क्योंकि उसी टाइम लोड के टाइम पर उसको की मिल गई होगी कि उसने सिर्फ ये जगह असेस करनी है। जब अगर हम फॉर एग्जांपल उस प्रोसेस को यहाँ पर ले आते हैं तो यहाँ की उसके पास की नहीं होगी, जब इस जगह की मेमोरी को वो असेस करने की कोशिश करेगा तो उसके पास एरर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास ये डिफरेंट कॉन्सेप्ट होते हैं। अब मल्टी प्रोग्रामिंग फिक्स्ड टास्क में क्या होता है कि सेवरल फिक्स्ड साइज पार्टीशंस में हम मेमोरी को डिवाइड कर देते हैं। हर पार्टीशन जो होती है उसके अंदर सिर्फ एक प्रोसेस होता है और डिग्री ऑफ मल्टी प्रोग्रामिंग जो होती है ये बाउंड हो जाती है नंबर ऑफ पार्टीशन, यानी 100 पार्टीशन है तो इसका मतलब 100 प्रोसेस, हर पार्टीशन में एक एक प्रोसेस है तो 100 पार्टीशन मतलब 100 प्रोसेस एक टाइम पर मल्टी प्रोग्रामिंग में एग्जीक्यूट हो सकते हैं। तो मल्टीपल पार्टीशन मेथड में हम क्या करते हैं कि जब भी कोई पार्टीशन फ्री होती है तो प्रोसेस इनपुट व्यू से सिलेक्ट किया जाता है और फ्री पार्टीशन में लोड कर दिया जाता है, और जब कोई प्रोसेस टर्मिनेट होता है तो पार्टीशन अवेलेबल कर दी जाती है। अब इसकी एग्जाम्पल ये है कि IBM में फॉर 360 OS MFT को यूज़ किया गया था और इसके अंदर सिंगल इनपुट क्यू यूज़ की जा सकती है इंस्टेड ऑफ वन ऑफ ईच पार्टीशन, यानी ईच पार्टीशन के लिए अलग भी इस्तेमाल कर सकते हैं लेकिन हम सिंगल क्यू भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे हमने देखा था कि हमने एक सिंगल लिस्ट बना ली थी और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पर हम प्रोसेसेस को पार्टीशंस एलोकेट कर रहे थे। तो हमारे पास क्या होता है कि अगर बिग जॉब्स अवेलेबल नहीं है और तो फिर हम क्या करते हैं, बिग पार्टीशंस को लिटिल जॉब्स के लिए एग्जीक्यूट करते हैं। जैसे हमने देखा था कि 10 साइज की पार्टीशन थी, हम लेकिन 5 साइज की जॉब यानी लिटिल जॉब को एग्जीक्यूट कर रहे थे। तो इनपुट क्यूज जो होती हैं ये रेडी लिस्ट की तरह होती है जिनकी शेड्यूलिंग पॉलिसी फॉर एग्जांपल फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व हो सकती है। तो पार्टीशन बॉर्डर्स जो होती हैं मूवेबल नहीं होती। जब हम बूट करते हैं मेमोरी को, जब हम स्टार्ट कर रहे होते हैं उसी टाइम हम एलोकेट कर देते हैं कि पार्टीशंस के क्या डिफरेंट साइजेस होंगे। डिफरेंट साइजेस की भी हो सकती हैं, एक साइज की भी होती हैं, लेकिन फिक्स्ड होंगी, पहले से हमने फिक्स्ड कर दी होंगी। तो MFT जो होती हैं मल्टी प्रोग्रामिंग फिक्स्ड पार्टीशंस, इनके अंदर इंटरनल फ्रेगमेंटेशन आ जाती है, यानी वेस्टेड स्पेस हो जाती है इनसाइडर रीजन, जैसे हमने पहले देखा था। अगर हर प्रोसेस का एक सिंगल सेगमेंट है जिसके अंदर उसने एग्जीक्यूट होना है तो प्रोसेसेस में आपस में कोई शेयरिंग नहीं होती, डायनेमिक एड्रेस ट्रांसलेशन भी नहीं होती, यानी रन टाइम में वो प्रोसेस चेंज भी नहीं करता अपने एड्रेस स्पेस को, और लोड टाइम पर ही हम उसका एड्रेस जो है वो स्टैब्लिश कर लेते हैं। अब हमारे पास एक बेस रजिस्टर होता है जिसको हम सेट करते हैं, जो प्रोसेस होगा जब लोड किया जाएगा तो वो कहाँ से स्टार्ट होगा। बेस रजिस्टर जो होता है प्रोग्रामर विजिबल रजिस्टर सेट का हिस्सा होता है। ये एड्रेस ट्रांसलेशन ड्यूरिंग रन टाइम होती है, एड्रेस ट्रांसलेशन ड्यूरिंग लोड टाइम होती है, रन टाइम नहीं होती। लोड पर ही हम एड्रेस एलोकेट कर देते हैं, रन टाइम में चेंज नहीं होता, इसको रीलोकेशन भी बोला जाता है। उसके बाद हमारे पास स्टोरेज कीज़ जो होती हैं उसका कॉन्सेप्ट मैंने आपको बता दिया कि जब प्रोसेस लोड हो रहा होता है तो उसको बता दिया जाता है कि आपकी ये जगह है, इसके अलावा वो किसी भी जगह को एक्सेस नहीं कर सकता। तो इसके अलावा हमारे पास बेस लिमिट रजिस्टर का प्रोटेक्शन होता है कि बेस प्रोवाइड कर दिया जाता है और लिमिट उसका साइज़ होता है, उस लिहाज से उसको पता चल जाता है कि मेरी इतनी स्पेस है, मैंने इसके अंदर एक्सेस करना है। लेकिन बेस लिमिट का एक एडवांटेज होता है जो कि स्टोरेज कीज़ का एडवांटेज नहीं है, कि अगर हमने कोई जॉब रन टाइम में मूव करनी है तो हम इजीली मूव कर सकते हैं, लेकिन MFT में हमने पहले पढ़ा था कि हमें रन टाइम में जॉब्स मूव ही नहीं करनी। तो इसलिए स्टोरेज कीज़ का जो डिसएडवांटेज है कि हम रन टाइम में जॉब्स को मूव नहीं कर सकते, वो MFT में एप्लीकेबल नहीं है। हम इसको ज़्यादा लिफ्ट ही नहीं कराते, हम इसको इक्वली गुड समझते हैं एज कम्पेयर टू बेस लिमिट रजिस्टर कॉन्सेप्ट। उसके बाद यहाँ पर हमारे पास अगर देखा जाए तो इनपुट क्यूज डिफरेंट अवेलेबल है फॉर सेपरेट
ईच पार्टीशन, पार्टीशन 1 के लिए ये है, पार्टीशन 3 के लिए ये है, 4 के लिए ये, इसमें प्रोसेसेस आते जा रहे हैं और फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे हम उनको प्रोसेसेस को चलाते जा रहे हैं। तो ये हमारे पास है मल्टी प्रोग्रामिंग विद फिक्स टास्क, और यहाँ पर हमारे पास पर क्यू पर पार्टीशन है, यानी हर पार्टीशन के लिए अलग है। अगर हमारे पास अगर मल्टीपल क्यूज होती हैं तो हमारे पास लोड टाइम एड्रेस बाइंडिंग आती है, यानी लोड टाइम पर ही हम एड्रेस को बाइंड कर देते हैं और हमारे पास वेस्टेड मेमोरी स्पेस हो सकती है, जैसे एम्प्टी पार्टीशन है और उसके अंदर कोई भी एसोसिएटेड क्यू नहीं है। यानी फॉर एग्जांपल अब ये जो प्रोसेस आ रहा है ये यहाँ पर आ रहा है, लेकिन पार्टीशन 2 फ्री पड़ी हुई है। अब यहाँ पर कितार बनी हुई है पार्टीशन 1 के लिए, यानी एक काउंटर पे सारा रश लगा हुआ है, दूसरा खाली पड़ा हुआ है, वहाँ कोई जा ही नहीं रहा। तो ये प्रॉब्लम आ जाती है मल्टीपल क्यूज वाली पार्टीशन के अंदर, क्योंकि स्पेसिफिकली उस क्यू के अंदर ही प्रोसेसेस आ रहे होते हैं। तो हमारे पास जो सिंगल क्यू होती है उसके अंदर ये मसला नहीं होता। सिंगल क्यू होती है फॉर ईच पार्टीशन, यानी तमाम पार्टीशंस के लिए एक ही सिंगल क्यू होती है और उस सिंगल क्यू से ही पार्टीशंस के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाता है। तो क्यू सर्च करती है फॉर अ प्रोसेस व्हेन पार्टीशन बिकम्स एम्प्टी। कोई भी पार्टीशन एम्प्टी होगी तो क्यू सर्च करेगी और उसके अंदर भेज देगी प्रोसेस को। द फर्स्ट फिस्ट बेस्ट फिस्ट वर्स्ट फिट स्पेस एलोकेशन एल्गोरिथम्स कैन बी अप्लाइड है, यानी फर्स्ट फिट होता है, बेस्ट फिट होता है या वर्स्ट फिट होता है। ये हमारे पास डिफरेंट एल्गोरिथम्स स्पेस एल्गोरिथम्स होते हैं जो यहाँ पर अप्लाई किए जाते हैं। तो हमारे पास ये डायग्राम है, ये सिंगल इनपुट क्यू बता रहा है। तो यहाँ पे जो भी प्रोसेस आएगा, अगर जो भी पार्टीशन खाली होगी तो वो उसके अंदर चला जाएगा, उसके पास तमाम पार्टीशंस की विजिबिलिटी अवेलेबल होती है। यहाँ पर हमारे लेक्चर एंड होता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग एंड वॉचिंग। अपनी दुआ में याद रखिएगा। चैनल को रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब कर दें। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।